अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद अकील, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं केपीके के एसएसटी के तमाम एस्पायरेंट्स के लिए हमने इंग्लिश की एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इस सिलसिले की ये एक और कड़ी है। इससे पहले मैं 9th क्लास के तमाम जो टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर चुका हूं और कंप्लीट बेसिक टू एडवांस ग्रामर के लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और इसके साथ साथ 10th क्लास को हमने स्टार्ट किया। तो आज ये थर्ड लेक्चर है और 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो थर्ड पोएम है ड्रीम, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी जनरल और एसएसटी आईटी सब में इंग्लिश का पोर्शन जो है वो कंपलसरी है और जो एसएसटी जनरल है उसमें 60% है और बाकियों में जो परसेंटेज है वो 10 to 15 है, लेकिन सबके लिए कंपलसरी है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो एसएसटी के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और इसमें मैं डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज है, पूरी जो पोएम है उसकी क्रक्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो वोकैबुलरी है उसको डिस्कस करेंगे, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है, आज का जो पोएम है, जो लेसन है, ये है ड्रीम्स और ये 10th क्लास की थर्ड पोएम है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द पोएम ड्रीम्स इज रिटन बाय, तो लैंगस्टन ह्यूज जो है इसका करेक्ट आंसर है। आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। द पोएम ड्रीम्स इज रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। उसके बाद देखें जी, लाइफ इज अ बैरन फील्ड। अब ये वर्ड देखिए, लाइफ इज अ बैरन फील्ड इन दिस सेंटेंस द लिटरेरी डिवाइस। तो लाइफ को क्या बोला है? लाइफ को बैरन फील्ड बोला है पोएट ने। तो ये क्या है? मेटाफर है। और मेटाफर किसको बोलते हैं बेटे? उर्दू में इसको इस्तारा बोलते हैं, इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं और ये पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है। और इसमें जब हम किसी चीज का कंपैरिसिमिली में तशबीह को बोलते हैं, उसमें हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक लगा के, और मेटाफर में हम किसी चीज को विदाउट यूजिंग एज और लाइक डायरेक्ट ही कह देते हैं। जैसे मैं कहता हूं माय सन इज लाइन, तो इसी तरह से पोएट ने यहां पे कहा कि लाइफ इज अ बैरन फील्ड और पूछा यह गया कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है यहां पे यूज हुई है, तो मेटाफर बेटे यहां पे यूज हुआ है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट आप देखें तो थर्ड एमसीक्यूज है, बिफोर डैश मार्केट आई ऑलवेज चेक माई पर्स, बिफोर लीविंग द मार्केट आई ऑलवेज चेक माई पर्स। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा यानी डी है, बिफोर लीविंग द मार्केट। पांडा जंप्ड ओवर द वॉल इनटू द किचन, डैश इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पे इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? जंप्ड है, ठीक है। और जंप किसने किया? पांडा ने किया, तो वर्ब जंप हो गया और जो डूअर ऑफ एक्शन है यानी सब्जेक्ट है वो क्या है? वो पांडा है। तो ये करेक्ट आंसर बीटा आ जाएगा यानी बी। वेन एवर द रेन हेवीली फॉल्स माई मदर डज नॉट लीव मी आउट, द अंडरलाइन इज। अब यहां पे देखें जी कि उन्होंने पूछा कि ये जो अंडरलाइन पोर्शन है सेंटेंस का, ये क्या है? मेन क्लॉज है या एडवर्ब फ्रेज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसमें देख लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बुनियादी तौर पर है, ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज को बोलते हैं और जो उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। तो किसी भी क्लॉज के शुरू में अगर हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते हैं। द रेन हैवीली फॉल्स, अगर इतना लिखा हो तो ये इंडिपेंडेंट होगा। इसके शुरू में जो वेन एवर है, इसने इसको क्या बना दिया है? इसने इसको सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया है। सो बी, बीटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स मीन्स, अब होल्ड फास्ट, होल्ड होता है किसी चीज को थामे रखना, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स मीन्स के वो कहता है कि इसका जो मतलब है वो एक्चुअली क्या बनता है? तो स्टिक फास्ट टू योर एम्स इन लाइफ। ड्रीम का मतलब है जिंदगी का जो एम है, जिंदगी का जो पर्पस है, जिंदगी का जो मकसद है, लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और होल्ड फास्ट मेरा बेटा उन पर डटे रहना, उनको अचीव करने के लिए जो एफर्ट करना है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें
तो नाउ द सीक्रेट इज नोन बाय मैनी, यहां पे मैनी को अंडरलाइन किया है, द अंडरलाइन वर्ड इज, अब मैनी जो है ये बुनियादी तौर पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, अब यहां पे देखिए बट कैन नॉट भी नहीं आ सकता, एंड कैन नॉट भी नहीं आ सकता, सो भी नहीं आ सकता, यहां पे आएगा दैट, ठीक है, दैट कैन नॉट फ्लाई बी करेक्ट है। और दैट कब आता है, दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है और ये रिजल्ट क्लॉज में यूज होता है। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, होल्ड फास्ट टू ड्रीम फॉर इफ ड्रीम्स डाई, द वर्ड फॉर इज यूज इंस्टेड ऑफ बिकॉज, यहां पे देखिए होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स के ड्रीम्स को जो है वो चेस करना चाहिए, उन पे डटे रहना चाहिए, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, बिकॉज इफ ड्रीम डाई, तो यहां पे जो फॉर है ये बिकॉज के लिए यूज हुआ। द पोएम ड्रीम्स हैज द मैसेज ऑफ, यहां पे मेरा बेटा मैसेज ऑफ सीजलेस स्ट्रगल, एंडलेस स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल, इसका ये मेन क्रक्स है, पोएम का मेन थीम है, सेंट्रल आइडिया है, इसका मैसेज है। तो ये इसके बारे में जो जनरल एमसीक्यूज थे अब आ जाते हैं, इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, फास्ट होता है किसी चीज को मेरा बेटा मजबूती के साथ, फास्टली हार्डली के मीनिंग में आता है। होल्ड होता है पकड़ना, किसी चीज को ग्रिप करना, किसी चीज को अपनी गिरफ्त में लेना। और ड्रीम्स जो है ये एम्स को बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं, पर्पस को बोलते हैं, होप्स को बोलते हैं। और इसके साथ फील्ड की अगर हम बात कर लें तो फील्ड जो है वो आपको पता है मैदान को बोलते हैं, शोबे को बोलते हैं। और उसके बाद बैरन, बैरन जो है वो बंजर को बोलते हैं। फ्रोजन जो है वो जमा हुआ हो, जो मुंजमद हो। और ब्रोकन विंग जो है वो टूटे हुए पर, और स्नो बर्फ को बोलते हैं। इसी तरह से आगे ग्रामर आ जाती है। द क्लॉज, सबसे पहले तो क्लॉज होता क्या है, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं सेंटेंस फ्रेज क्लॉज पे, जिसमें मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है। अब क्लॉज की अगर हम बात कर लें, क्लॉज कम इनटू थ्री टाइप्स। तो क्लॉज सबसे पहले तो कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that sometime gives us complete meaning, sometime does not give, always having its own subject and verb। अब इसमें क्लॉज की जो टाइप्स हैं वो बुनियादी तौर पर थ्री टाइप्स हैं। अगर हम कह लेते हैं जी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और तीसरा जो है वो रिलेटिव क्लॉज है। तो ये जो मेन क्लॉज है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। मेन क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। इसी तरह से हमारे पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और रिलेटिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे या नाउन के तौर पे यूज होता है। एवरी क्लॉज हैज एट लीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब, हर क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और फ्रेज के अंदर अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। मेन क्लॉज की अगर बात कर लें, एवरी मेन क्लॉज विल फॉलो दिस पैटर्न, हर मेन क्लॉज की जो फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और कंप्लीट थॉट देगा। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन, तो यहां पे स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है और कंप्लेन जो है वो वर्ब है। इसी तरह से आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास आप देख लें कि वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन द काउंटर, तो वाटर सब्जेक्ट है, स्पिल्ड और स्प्लैश जो है ये वर्ब्स हैं। माय कैट लव्स मिल्क, कैट सब्जेक्ट है, लव्स जो है वो वर्ब है, और मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। और ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कि ये क्लॉज का या सेंटेंस का नेसेसरी पार्ट नहीं होता, बल्कि ये वर्ब की डिटेल होती है। और उसमें मैंने बताया हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब और intransitive verb। और इसमें देखिए जी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन मेन क्लॉज, हर सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होती है। अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगी ना वो मेन क्लॉज होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद देखिए जी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात कर लें, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज विल फॉलो दिस पैटर्न, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा और इनकम्प्लीट थॉट होगा। अब इसमें एग्जांपल देख ले, व्हेन एवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन, तो यहाँ पे जो व्हेन एवर है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है और कंप्लेन वर्ब है। एज वाटर स्पिल्ड, तो एज जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई, वाटर सब्जेक्ट आ गया, स्पिल्ड और स्प्लैश जो है वर्ब आ गए। बिकॉज माय कैट लव्स, तो बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई। बेटे अगर किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता बल्कि वो डिपेंडेंट बन जाता है।
The important point to remember about subordinate clause is that they can never stand alone as complete sentence. To complete the thought, you must attach each subordinate clause to a main clause. अब जो subordinate clause है वो अकेला बेटे complete meaning नहीं देता, इसलिए उसको अपना meaning complete करने के लिए principal clause की, independent clause की, या जिसे हम कहें main clause की जरूरत होती है. Generally the punctuation looks like this: main clause plus पंक्चुएशन कॉमा प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब अगर हम बात कर लें बेटे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, कॉमा आ गया, और फिर जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया. इसी तरह से देख लें जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस पंक्चुएशन प्लस मेन क्लॉज. तो आमिर ran for the paper towels as water spilled over the glass and splashed onto the counter. Whenever lazy students complain, Mrs. Ramesh throws chalk, razors and their heads. Because my cat loves milk, she never catch rat. अब यहां पे आप देखें जी कि ये बिकॉज माई कैट, बिकॉज जो है इसने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और माई कैट लव्स मिल्क को इसने क्या बना दिया, डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया. वेन एवर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन को या स्टूडेंट्स कंप्लेन को क्या किया, डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया. और इसी तरह से एज वाटर स्पिल्ड, एज ने क्या किया. अब इसमें बुनियादी तौर पर बताया ये जा रहा है कि आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले भी आ सकता है. अगर पहले आएगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट में ही उसके साथ लगेगी और फिक्रे के दरमियान में कॉमा आ जाएगा, और अगर वो बाद में आएगा तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो उसके साथ ही लगेगी. और इसके बाद आप देख लीजिए तीसरी जो टाइप है क्लॉज की वो है रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज विल बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं. और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, हु, विच और दैट. हु जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है, विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और दैट जो है वो सब के लिए यूज हो सकता है, और वो रिजल्ट क्लॉज में यूज होता है. अब इसमें हमने कहा जी कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो किसी से स्टार्ट होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन से. whom, अब ये जो whom है ये who से ही है, which और that और रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो सकता है, such as when, where or why. The pattern look like. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके पैटर्न को अगर हम देख लेते हैं, तो इसके पैटर्न में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया. ये देखें जी, ये रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा या रिलेटिव एडवर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब आ जाएगा, और इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट. रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब आ गया, प्लस ये इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट. अब यहां पे देखिए, होम रमीज हिट इन द हेड विद अ चॉक रेजर. अब ये होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, मिसेस रमीज सब्जेक्ट आ गया, और हिट जो है ये वर्ब आ गया. दैट हैड स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑनटू द काउंटर. दैट जो ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हैड स्पिल्ड. अब यहां पे हैड स्पिल्ड जो है, स्प्लैश ये वर्ब आ गया, और हु लव्स मिल्क, तो ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और लव्स जो है ये वर्ब आ गया. तो इसी तरह से लाइक सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन, कि जिस तरह से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इसी तरह वो अकेले उस तरह से स्टैंड नहीं कर सकते. इसी तरह से जो रिलेटिव क्लॉज हैं वो भी मेरा बेटा उनको भी अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है. यू मस्ट कनेक्ट देम टू मेन क्लॉजेस. रिलेटिव क्लॉजेस को भी हमें मेन क्लॉजेस से जोड़ना पड़ता है. और उसके बाद देखिए, टू फिनिश द थॉट, लुक एट दीज रिविजन्स ऑफ द रिलेटिव क्लॉजेस अबव. द लेजी स्टूडेंट्स whom Mrs. Ramesh hit in the head with a chalk razor soon learn to keep their complaints to themselves. अब उसके बाद देख लीजिए, ये दोबारा जो पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसी में जो है वो रिवीजन है. द लेजी स्टूडेंट्स होम, ये होम जो ये रिलेटिव क्लॉज आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया. इसी तरह से माई कैट मानो, हु लव्स ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और इसके साथ साथ आमिर रैन टू गेट पेपर टॉवल्स फॉर द वाटर. दैट ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आ गया. और इसी तरह से पंक्चुएटेड रिलेटिव clauses can be tricky. You must decide if the relative clause is essential or non-essential and then use commas accordingly. अगर बेटे relative clause जो है वो non-essential है तो फिर जहां से वो start हो रहा है तब भी कॉमा लगाएंगे, जहां से वो end हो रहा है तब भी कॉमा लगाएंगे, और दरमियान में जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो non-essential होगी. उन दोनों कॉमास को और उस इंफॉर्मेशन को उड़ा देंगे तो फिक्रे को फर्क नहीं पड़ेगा. A relative clause is essential when you need the information
it provides, the relative clause becomes non-essential and does not require commas to separate it from the rest of the sentence. अब इसमें देख लें जी कि read the sentences and decide if the bold words form are dependent, independent or relative clause. तो यहां पे ये जो bold words है, ताहिर did his homework, ताहिर did his homework मेरा बेटा ये independent clause है। और इसी तरह से आप देख लें जी कि isn't that the woman who lives, तो that the woman who lives आ गया, ये relative clause है। because the test was so difficult, none of the students got a very good grade, तो ये none of the students got a very good grade, ये independent clause है। she is very fit because she goes running every day, because she goes running every day, ये dependent clause आ गया, because से start हो रहा है। the police said that the accident that happened, अब accident that happened, ये that आ गया तो ये relative clause है। I don't like Mondays, independent clause है। और have you seen those people who we met, those है तो ये relative clause आ गया। can you tell me why you said that, can you tell me why you said that, independent clause आ गया। और complete अपने meaning दे रहे हैं। you shouldn't believe everything that you read, तो ये everything that you read जो ये relative clause आ गया। और इसी तरह से if you help me, तो if आ गया, if subordinating conjunction है, condition को भी शो कर रहा है, तो ये क्या आ गया, dependent clause आ गया। तो ये हमारा आज का बेटे लेसन था जिसमें हमने डिस्कस किया पोएम के अंदर यूज होने वाली जो डिवाइस है, मेटाफर, उसको, पोएम की जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया, पोएम के अंदर जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया, और पोएम के एंड पे पोएम के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, उसको हमने डिस्कस किया। और इसी तरह से पोएम के एंड पे जो क्लॉज की एक्सरसाइज थी कि क्लॉज क्या होता है, फिर क्लॉज की टाइप्स में हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को और रिलेटिव क्लॉज को डिस्कस किया। होप सो बेटे आप लोगों को ये सब चीजें समझ आई होंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है हमारे चैनल पे अपलोड होगी, और हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में, ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।